हे एवरीवन, तो ये हमारा लेक्चर नंबर है 13, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आपका क्या होता है, ठीक है। और उसकी कुछ एनालिसिस हम करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट रिंग के लिए आपके कैरेक्टरिस्टिक को कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। एंड अगेन उसका हम बेसिक एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे लेक्चर होने वाला है, ठीक है। बेसिकली बेसिक एनालिसिस में हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक का रिलेशन देखेंगे, फील्ड के साथ क्या आता है, रिंग और सब रिंग के साथ क्या आता है, एंड फैक्टर रिंग और उसकी रिंग के साथ इसका रिलेशन क्या बनता है, ठीक है जी। और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपना फैक्टर रिंग, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, इन जनरल आपकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ शॉर्ट डेफिनेशन भी आएंगी, ठीक है। चलिए, आर प्लस कोई भी आपके पास रिंग है, ठीक है, R is be any ring, then R is called finite character, ठीक है। R को हम finite character कब बोलेंगे, if there exists a K inside N, or we can say there exists some natural number such that for each A inside R K dot A equal to 0। मतलब जैसे आप फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में A को K बार ऐड करोगे तो 0 आना चाहिए, ठीक है। देन द स्मॉलेस्ट के, ठीक है। अब देखो ऐसे के तो आपको हो सकता है एक से ज्यादा मिले, बट यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। तो वही आपका क्या कहलाएगा, इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ठीक है। यानी कि हम लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल टू के, ठीक है। अगेन ये सिमिलर है आपका, जैसे कि हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसी के बेस हमें यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर ऐसा कि आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वहां से जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आपकी जीरो होती है। दैट इज इफ नो सच के एग्जिस्ट देन आर कॉल्ड रिंग विद जीरो कैरेक्टरिस्टिक, ओके। यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या होगी, जीरो होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, मैंने एक रिंग लिया Z10, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट आप Z10 से पिक कर लो, अगर मैं K को 10 पिक कर लूं तो 10 इंटू इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे एडिशन मॉडलो 10 है। आप मुझे कोई भी के दे दीजिए, क्योंकि एडिशन मॉडलो 10 है तो ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप 10 की जगह 20 भी लोगे तब भी जीरो हो जाएगा, बट स्मॉलेस्ट में डील कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई, 10 हो गई। फिर मैंने एक एग्जाम्पल और कंसिडर करा Z6i, इसमें एलिमेंट a प्लस आयोटा बी टाइप के होते हैं और a और b आपके कहाँ से आएंगे, बेसिकली Z6 से आएंगे, ओके। तो वट एवर ए यू चूज इन साइड Z6, यहाँ पे k इक्वल टू 6 ले लोगे तो 6 इंटू इक्वल टू 0, तो इट मीन्स वॉट, कैरेक्टरिस्टिक इसकी यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। मोरेवर अगर आप इन जनरल भी डिस्कस करोगे, r को आप Zn ले लोगे तो वट एवर ए यू पिक इन साइड दिस रिंग, तो n इंटू इक्वल टू 0 आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी इन जनरल क्या होती है, n होती है, तो Zn की कैरेक्टरिस्टिक n होती है। एंड सिमिलरली Zni की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, n होगी, क्योंकि अगेन आपको एक n मिल जाएगा कि कोई भी एलिमेंट आप मुझे इस रिंग से दे दो, n इंटू ए करने पे 0 आ जाएगा, यानी कि a को n टाइम ऐड करने पे वो 0 देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज एडिशन मॉडल n, राइट। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक z की काउंट करते हैं। देखो हमने बताया था ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, फॉर ईच a बिलोंग्स टू रिंग n इंटू ए इक्वल टू 0 आना चाहिए हर एक एलिमेंट के लिए। अगर एक भी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड ना हुई तो हम बोल देंगे कैरेक्टरिस्टिक आपकी 0 है। तो मैंने इन पर्टिकुलर एलिमेंट a ले लिया 1, तो सच दैट n इंटू 1 इक्वल टू 0। क्या ये कभी ऐसा पॉसिबल है, एक नेचुरल नंबर की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि आप बेसिकली इंटीजर्स ही है और 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या वो कभी 0 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एन, वाई, क्योंकि जेड आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, अगर दोनों क्वांटिटी नॉन जीरो है तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा, ये जीरो नहीं हो सकता। तो इस चीज का मतलब क्या है, आपको एन ही नहीं मिल रहा है। जैसे आपने ए को 1 पिक किया, ए को 2 पिक कर लो तब पर भी नहीं आपको एक एन मिलेगा। बेसिकली यू कैन वी कैन नॉट फाइंड हियर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और वी कैन से लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इट मीन्स व्हाट, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो जेड की होने वाली हो क्या हो जाएगी, जीरो, बाय डेफिनेशन, जो हमने जनरल डेफिनेशन आपको दिया है, ठीक है।
सिमिलरली अगर आप Q की बात करोगे, रियल नंबर की बात करोगे, C की बात करोगे, Q√2 की बात करोगे, इनफाइनाइट है आपके पास, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, क्योंकि अगेन आप सेम केस ले सकते हो और ये सारे इंटीग्रल डोमेन है, तो ये कभी भी प्रोडक्ट आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी आपको, कैरेक्टरिस्टिक कैसे काउंट करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब कुछ और एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, एक थ्योरम है बेसिकली, इफ R प्लस बी एनी रिंग विद फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, मान लेते हैं वो K है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहती है, ये इफ एंड ओनली इफ है, इफ फॉर ईच A इनसाइड R प्लस and order of A divides K and there exists an element B inside R plus such that order of B equal to K। मतलब आपकी रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो K होगी जब आपकी ये कंडीशन होल्ड होगी, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए, यानी कि जैसे कि देखो रिंग है तो R अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट जो कि R से आ रहा है, मतलब कि R प्लस से आ रहा है, इस ग्रुप से आ रहा है, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइड कर रहा है उसका ऑर्डर, और आपने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया भी जिसका ऑर्डर एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वल है, मतलब के के इक्वल है, तो के को मैं कैरेक्टरिस्टिक बोलूंगा। ये कंडीशन, ये थ्योरम ये बोल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, देखो वी हैव आर प्लस बी एनी एबिलियन ग्रुप, क्योंकि आर प्लस डॉट आपको रिंग दिया गया है, तो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये एबिलियन ग्रुप बनाता है बाय डेफिनेशन ऑफ रिंग। अच्छा, इफ के इज द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, देखो अगर के आपका लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर है किसी एलिमेंट ए का, तो फॉर ईच बी, यानी कि जो भी बी आप आर से ले रहे हो उसका ऑर्डर के को डिवाइड करेगा, क्योंकि एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी है। मतलब कोई भी एबिलियन ग्रुप लीजिए, ठीक है, अगर उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मैक्सिमम ऑर्डर है उसमें, तो बाकी के जो एलिमेंट है ना उनका ऑर्डर उस एलिमेंट को डिवाइड करता है। ये सब है कॉशी फाइनाइट, जो एबिलियन ग्रुप की फाइनाइट थ्योरम के लिए हम फाइनाइट ग्रुप के लिए बताया था, कॉशी थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, ये सब वहां से एनालिसिस आ रहा है। अब भाई सीधी सी बात है, अगर मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, या आप ऐसे थिंक करो ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग जो है आपके पास, हम देख के आ रहे हैं ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी, a टू दी पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए था आपका, तभी तो आप बोलते थे अगर ये लिस्ट हुआ तो n ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n लिख देते थे। अब एडिशन के केस में इस चीज को मैं क्या लिखता था, n इंटू ए इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी 0। तो एक तरह से यही तो डील कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अब ऐसा एलिमेंट आपके पास है रिंग में जिसका मैक्सिमम ऑर्डर है, यानी कि k ऑर्डर है। ठीक है, और तो k इंटू ए करने पे 0 आएगा कि नहीं आएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अब बाकी एलिमेंट हैं जो k के अलावा, इसके मतलब जो k है, सॉरी a तो k का ऑर्डर हो गया, बट ये क्या है आपके पास मैक्सिमम है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। बाकी एलिमेंट जो है, मान लिया b है, उसका ऑर्डर क्या है, कुछ m है, अगर m लेस देन k है, तो अगर भाई यहाँ पे आप k इंटू बी करोगे तब पर भी तो आपके पास 0 आएगा, क्योंकि k तो आपके पास मैक्सिमम है। इट मीन्स व्हाट, जो आपके पास r प्लस था उसके हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन फॉलो होगी, मतलब कि आपको एक नेचुरल नंबर मिल गया जिसके लिए इस रिंग के हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को एग्री कर रहे हैं, मतलब फॉलो कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, के होगी। तो ये थ्योरम यही बोल रही है। ठीक है, इसके बिहाफ पे मैं ये भी लिख सकता हूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर क्या होगी आपकी, 0 होगी इफ आर प्लस हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट, क्योंकि अगर एक का ऑर्डर भी इनफाइनाइट हो गया तो आपको वो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। आप कब बोलते थे ऑर्डर ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता है, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एन सच दैट एन इंटू ए करने पे 0 आ जाए, तो आप क्या लिखते थे, ऑर्डर ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, और उसको आप इनफाइनाइट बोलते थे। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो जैसे हम ऑर्डर काउंट करते थे इन एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, तो वही आपका मैंने लिंक कर दिया कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए। मतलब अगर आप रिंग की कैरेक्टरिस्टिक काउंट करना चाह रहे हैं तो आप देखोगे आर प्लस में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, अगर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगी। अगर लार्जेस्ट पॉसिबल एलिमेंट, यानी कि कोई उसमें ऐसा एलिमेंट है जिसका लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर है, मान लिया वो k है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल
आप इन्हीं के केस में ले लो, जैसे कि जेड में आपने देखा प्लस डॉट, आपने देखा ऑर्डर ऑफ वन यहाँ पे क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा, तो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, आपने जेड 7 देखा तो ये है, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर कितना है, 7 है, जो कि ऑर्डर ऑफ 1 का ही है, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 7, तो यानी कि इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होने वाली है, 7। ओके, आई होप ये सबको क्लियर है। ठीक है, तो ये आप जनरल केस बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, अगर आपके पास रिंग कोई CRU दे दे, मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, देन कैरेक्टरिस्टिक को मैं कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, यानी कि सिर्फ 1 के बिहाफ पे मैं उसको बता सकता हूं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी अगर 1 का ऑर्डर आपका इनफाइनाइट हुआ उस रिंग में। ठीक है, और k होगी इफ ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू k हुआ इन R+। ऐसा क्यों हो रहा है देख लो, अभी हमने क्या लेट करा, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू k है, तो फॉर ईच a बिलोंग्स टू R, a को मैं लिख सकता हूं a डॉट 1। ठीक है, मैंने a को k टाइम में ऐड करा, तो इसको इसकी वैल्यू मैंने ये डाल दी, क्योंकि 1 तो यूनिटी है, a डॉट 1 इक्वल टू a तो आएगा, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इसको मैंने अगेन ऐसा लिख लिया। अब 1 का ऑर्डर k है अंडर एडिशन, तो इट मीन्स व्हाट, k इंटू 1 करने पे 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो ये क्वांटिटी आपकी क्या हो गई 0, और थ्रू आउट क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी 0। तो यानी कि हमने क्या करा, k टाइम ऐड करा a को, और वो क्या आ गया आपके पास 0। इस चीज का मतलब क्या है, यानी कि और हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है देखो, तो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R आपकी क्या आ गई, k आ गई। ठीक है, तो अगर आपके पास गिवन रिंग CRU है, देखो अगर बेसिक रिंग दे रखा है तो आपको डेफिनेशन पता है जो प्रीवियस डिस्कस करके आए, अगर आपके पास बेस ओनली रिंग दिया गया है, अगर आपके पास स्पेशल CRU दिया गया है, बेसिकली कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, देन जो उसमें यूनिटी है उसके ऑर्डर के बिहाफ पे आप कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकते हो, ये इसका प्रूफ है। ठीक है जी, जैसे कि ये मैंने लिया, ये CRU है रिंग, ऑर्डर ऑफ 1 कितना है 7, तो कैरेक्टरिस्टिक यहां पे 7 हो गई। ठीक है, Z प्लस लिया, ऑर्डर ऑफ 1 कितना है इनफाइनाइट इन Z, और ये CRU है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मैं प्रोडक्ट रिंग में काउंट करने की कोशिश कर रहा हूं, और देन इसी की हेल्प से मैं इसका जनरल केस डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि कैसे प्रोडक्ट रिंग की कैरेक्टरिस्टिक काउंट करते हैं। भाई देखो, ये आपके पास रिंग मैंने दिया है, दोनों CRU है, तो उनका प्रोडक्ट मस्ट बी CRU, यानी कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब देखो CRU है, तो मैंने इसका यूनिटी एलिमेंट पिक करा, यानी कि 1 1 यही होगा, बिलोंग्स टू R, यानी कि इस रिंग में बिलोंग कर रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप जो होता है आपका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसमें जो एलिमेंट का ऑर्डर काउंट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला था ये, हमने डिस्कस भी किया है ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में, कैसे आया था, LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B, ऑर्डर ऑफ A इन G1 एंड ऑर्डर ऑफ B इन G2। तो ऑर्डर ऑफ 1 1 क्या होगा, LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 इन Z5, ऑर्डर ऑफ 1 इन Z4। LCM इसका ऑर्डर Z5 में 5 आ रहा है 1 का, और 1 का Z4 में 4 आएगा, तो LCM 2। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गई 20। तो देखो, आप प्रोडक्ट रिंग में भी काउंट कर सकते हैं, आपको सिंपल रिंग दिया जाए या प्रोडक्ट रिंग दिया जाए, आप उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं प्रोडक्ट रिंग का ही, ये मैंने लिया, तो इसका यूनिटी एलिमेंट ये हुआ, तो ऑर्डर ऑफ 1 इन Z2 2 है, ऑर्डर ऑफ 1 इन्फिनिटी है Zi में। ठीक है, Zi बोले तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, A प्लस आयोटा B, और A एंड B आपके इंटीजर से आ रहे। तो ऑर्डर ऑफ 1 1 कितना हो आपके पास इनफाइनाइट, क्योंकि एक यहाँ पे फाइनाइट आ रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा। अब ऑर्डर ऑफ 1 1 यानी यूनिटी का आपके पास इन्फिनिटी ऑर्डर आ गया, तो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या होने वाली है 0 है, और ये देख लो आपकी CRU है। तो लास्ट वाली डेफिनेशन को मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जो मेरे लिए इजी डेफिनेशन होगी मैं उसके थ्रू जाऊंगा। ठीक है, जनरल डेफिनेशन जो होती है वो आपके प्रूफ के लिए काम आती है, जो कि हमने फर्स्ट डेफिनेशन लिखी, जो कि बेसिकली रिंग के लिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज मिल रही है लाइक CRU, देन गो थ्रू दिस डेफिनेशन, राइट। ओके, तो फाइनली वी हैव, अगर R प्लस S प्लस कोई भी दो रिंग है, तो इनके प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक कैसे काउंट करोगे, ये 0 होगी
अगर उनमें से एक की कैरेक्टरिस्टिक भी जीरो हो गई। एंड यू नो व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक जीरो कब होती है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के होगी जहां पे के आपका क्या है, एलसीएम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस। और डिफरेंट सिंगल रिंग में कैरेक्टरिस्टिक कैसे काउंट करते हैं ये हमने एग्जांपल देख चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। तो आपके लिए होमवर्क है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप काउंट करोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z8 क्रॉस Z6 आयोटा, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको काउंट करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, देखो सबसे पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक का एनालिसिस कर लिया, कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिंग के लिए मुझे काउंट करना है, प्रोडक्ट रिंग में बेसिकली कैसे कैरेक्टरिस्टिक को काउंट करना है। अब इसका रिलेशनशिप, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। भाई अगर आपको फील्ड दिया जाए, सब फील्ड दिया जाए, तो आप क्या कमेंट कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। तो फर्स्ट थ्योरम है बेसिकली, इफ एफ प्लस डॉट बी एनी फील्ड एंड ये इसका सब बी एनी सब फील्ड ऑफ एफ, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ डैश वाई। इसको पॉज करना वीडियो को और थिंक करना क्यों होगी। अब सिंपल सा फैक्ट है, हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, जो यूनिटी एलिमेंट होता है आपका फील्ड का एंड सब फील्ड का, वो सेम होता है, ठीक है। एंड एवरी फील्ड मस्ट बी सीआरयू। और अभी हमने डेफिनेशन क्या देखा, विद द हेल्प ऑफ यूनिटी वी कैन डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक। अगर रिंग आपका सीआरयू है, यहाँ पे तो फील्ड सब फील्ड की बात हो रही है, तो इटसेल्फ अब ये तो सीआरयू है ही, ठीक है। अब यूनिटी सेम है, तो यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आएगी वही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आएगी, ठीक है। बिकॉज आंसर इसका क्या है, बिकॉज इनके यूनिटी एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी फील्ड आपको दिया गया है, उसके सब फील्ड के आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वही होती है जो आपके फील्ड की होती है, ओके, ठीक है। जैसे कि आपको कोई, जैसे कि आर यहाँ पे फील्ड ले लिया मैंने, एफ डैश इक्वल टू क्यू इसका सब फील्ड है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी जीरो, तो इसकी भी जीरो ही होगी, क्योंकि ये इसका सब फील्ड है और यूनिटी एलिमेंट दोनों के सेम होते हैं, ओके। नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड ए फील्ड जो कि एफ डैश, कैन यू फाइंड अ फील्ड सच दैट एफ डैश आइसोमॉर्फिक टू जेड पी, ओके, एंड एफ डैश इज अ सब फील्ड ऑफ सी प्लस। मतलब क्या आप एक फील्ड के लिए ऐसा सब फील्ड दे सकते हो जो एक जगह तो आइसोमॉर्फिक हो रहा है एफ पी के, जेड पी के, ठीक है, जेड पी यानी कि जेड पी आपका फील्ड है, आप मान फाइनाइट फील्ड है, ठीक है, क्योंकि जेड एन इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। और एफ एक अनदर पूछ रहे हो, ऐसा सब फील्ड दे सकते हो उसी का ही जो आपका सी प्लस के आइसोमॉर्फिक हो, मतलब इसके सब फील्ड के आइसोमॉर्फिक हो। क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो यहां से कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है आपकी, तो इसके सब फील्ड जो भी होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या आएगी भाई, पी आएगी, क्योंकि सेम है। अब यहां पे देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो है, तो इसके सब फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, वो भी जीरो आएगी। तो एक जगह तो पी आ रही है, एक जगह तो आपकी जीरो आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है सब फील्ड एंड फील्ड के यूनिटी एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि टीएफआर में पूछा गया था, सॉरी एनबीएचएम में, ठीक है। तो फैक्ट क्या था आपके पास कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, एन इनफाइनाइट फील्ड नेवर हैव अ सब फील्ड विच इज आइसोमॉर्फिक टू फाइनाइट फील्ड। क्योंकि इनफाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी क्या होगी आपकी, जीरो हो जाती है, ओके, एंड फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी जो उसका ऑर्डर है वही हो जाती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जगह से कार्डिनलिटी सब फील्ड की जीरो आ रही है, एक जगह से फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, जो कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है सब फील्ड एंड सब फील्ड की जो कार्डिनलिटी होती है वो मस्ट बी सेम, ठीक है। ये आपके पास फैक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमने ऐसा बोला, ओके। चलिए अब मैंने देखो फील्ड का एनालिसिस कर लिया है, अब मैं एनालिसिस करने वाला हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देन ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। मैंने एक आर लिया, रिंग है, 1 1 यूनिटी एलिमेंट है और ये सीआरयू है, ऑर्डर ऑफ 1 1 यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है।
चलो, और यहाँ पे एक सब रिंग लिया है इसका, जो ये सब रिंग है ये इसकी यूनिटी एलिमेंट है और इसका ऑर्डर 10 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सब रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 10 आ रही और रिंग की कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रही है। मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखा है वो रिंग के और सब रिंग के लिए नहीं ट्रू है। तो आप नोट कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग एंड इट्स सब रिंग में डिफर, डिफरेंट हो सकती है भाई। ओके, तो ये हमारे पास एनालिसिस था। ठीक है, अब छोटी छोटी चीजों को आप नोट करके चलोगे या क्लियर करके चलोगे तो आपका कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक से ही उठाता है वो। अगर आपको ये छोटी छोटी क्लियर होंगी तो आपका जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो इजिली बन जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शन जो है आपके डिस्कार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फाइनली एक थ्योरम है आपकी अगेन इसी के रिगार्डिंग, इफ बिल्कुल सिंपल है, प्रूफ में इसका नहीं कराऊंगा, जस्ट एक एक लाइन का प्रूफ है। देखो कैसे, कोई भी रिंग आपको दिया गया है एस प्लस बी एनी सब रिंग ऑफ आर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इफ कैरेक्टरिस्टिक आर इक्वल टू 0, हम इंप्लाई नहीं कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एस भी 0 होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस यानी कि सब रिंग की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग एंड सब रिंग नीड नॉट बी सेम, राइट। और अभी हमने एग्जाम्पल भी देखा, ये एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसके लिए, यही वाला। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट कहता है अगर सब रिंग की कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाए तो आपकी जो पेरेंट रिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को 0 होना पड़ेगा। वाई? कैरेक्टरिस्टिक 0 का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक 0 आपने कब बोला, यानी कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एन वी कैन नॉट फाइंड अ नेचुरल नंबर सच दैट ए इंटू एन इक्वल टू 0। यानी कि आपको ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा है, तभी तो कैरेक्टरिस्टिक एस में 0 हुई होगी। और एस सबसेट है आर का, तो ये कंडीशन यहाँ पे तो फुलफिल हो रही होगी। जब छोटे सबसेट में कंडीशन आ रही है, छोटे सबसेट के लिए आपको नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा, तो बड़े में कैसे ढूंढ के लाओगे? ओके, तो दैट्स व्हाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग मस्ट बी 0। अनदर इंफॉर्मेशन, इफ कैरेक्टरिस्टिक इज फाइनाइट, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रिंग की फाइनाइट है तो सब रिंग की कैरेक्टरिस्टिक को भी फाइनाइट होना पड़ेगा। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। देखो, अगर आपकी पेरेंट रिंग है, फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक कब होगी? जब उसमें लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर कोई के होगा। मान लिया इसकी फाइनाइट के आ रही है, तो यानी कि उसमें कोई एलिमेंट पड़ा है जिसका लार्जेस्ट ऑर्डर के है, तो यानी कि वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब एस में एलिमेंट कहां से आ रहे हैं? आपकी रिंग से आ रहे हैं, तो इसमें भी तो मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट के ही हो सकता है, या के से कुछ कम हो सकता है। के से बिगड़ तो नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट तो आपके रिंग से आ रहे हैं और वो सारी कंडीशन फॉलो कर रही है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट, पॉसिबल ऑर्डर एलिमेंट के है। दैट्स व्हाई कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी फाइनाइट। इवन अगर कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट है तो आपकी सब रिंग की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग को डिवाइड करती है। सिंपल सा प्रूफ है, देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लार्जेस्ट पॉसिबल एलिमेंट ऑफ ए इनसाइड एस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर क्या है? लार्जेस्ट पॉसिबल एलिमेंट से बी इनसाइड आर। मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ बी एन है, ऑर्डर ऑफ ए आपका के है। अब देखो, ए आपका आर प्लस से आ रहा है और रिंग दिया गया है, तो आर अंडर फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन आपका अबिलियन ग्रुप बनाता है। और अबिलियन ग्रुप की क्या खासियत है? अगर उसमें कोई मैक्सिमल पॉसिबल ऑर्डर का एलिमेंट है तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है उनके ऑर्डर उस मैक्सिमम ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे कितना है? के, और मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट क्या है यहाँ पे? एन, तो के डिवाइड करेगा एन को, यानी कि के का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस, और बी का ऑर्डर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रूफ है एक एक लाइन का, इतना बड़ा डील नहीं करना है कि हमें बहुत बिग प्रूफ करने हैं इनके। ठीक है, आप डेफिनेशन को लगाओगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमने रिलेशन देखना है बेसिकली, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग एंड उसकी फैक्टर रिंग में क्या रिलेशन आता है। देखो, आपके पास कोई भी रिंग है, बी एनी रिंग, आर बाई आई एक फैक्टर रिंग है जो कि इस तरह से डिफाइन है। देन इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल टू 0, अगर आपकी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक 0 है, क्या आप इंप्लाई कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फैक्टर रिंग मस्ट बी 0? ठीक है, वीडियो को पॉज करना एंड थिंक करना सबसे पहले अपने आप, क्योंकि यू नो लास्ट क्लास में मैंने फैक्टरिंग पढ़ा है। ठीक है, ऐसा ट्रू नहीं है, ऐसा काउंटर एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। आप जेड कंसीडर कर लो आर को, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका आइडियल ले रहा हूं,
बेसिकली 2z, तो z बाई 2z जो फैक्टरिंग होती है ये आइसोमॉर्फिक किसके होता है, z2 के होता है, ठीक है। यानी कि जो इसकी सारी प्रॉपर्टी होंगी वो इससे कंसीडर की जाएंगी, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इसकी क्या होगी 2। तो देख लो यहाँ पे तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रही है इनकी, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो फिर रिलेशन क्या है इसमें, रिलेशन ये है अगर कैरेक्टरिस्टिक आर की फाइनाइट हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग फाइनाइट हो जाए, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैक्टर रिंग मस्ट बी फाइनाइट, इवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैक्टर रिंग मस्ट डिवाइड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरिजिनल रिंग और पेरेंट रिंग। हाउ, चलिए अब जो डेफिनेशन है उसका मैं यूज करूंगा। मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ के ए इक्वल टू के है इन आर प्लस ए, आपका आर से आ रहा है। अब एक बात बताओ, वॉट एवर ए इन साइड आर, आई प्लस ए किसका मेंबर होगा, आर बाई आई का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे क्या है, यानी कि लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे के लिया है मैंने, और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर मैंने के कंसीडर किया है यहाँ पे, सिंपल सिंपल। अब मैंने के को इस पे ऑपरेट करा, तो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो आपका फैक्टरिंग के होता है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू के है तो के इंटू ए करने पे 0 आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, यानी कि आई ही आ गया। अब इस चीज का मतलब क्या है, देखो ये डेफिनेशन है आपकी, के इंटू ए करने पे 0 आया फॉर ईच ए, और मैंने प्रूफ क्या कर दिया, के इंटू आई प्लस ए करने पे 0, यानी कि आई आ गया, आई इज द 0 एलिमेंट ऑफ फैक्टरिंग, ठीक है, डेफिनेशन पे ध्यान रखना है और उसके जीरोज एलिमेंट पे। तो यानी कि यहां से मैंने क्या कर दिया, आई प्लस आई का ऑर्डर किसको डिवाइड कर रहा, यानी कि ऑर्डर ऑफ आई प्लस आई किसको डिवाइड कर रहा, ऑर्डर ऑफ ए को, क्योंकि मैं ऑर्डर ऑफ ए के कंसीडर करके चला था, तो यानी कि ये के को डिवाइड कर रहा है। अब देखो के फाइनाइट है, तो यानी कि जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर बाई आई मस्ट बी फाइनाइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये मेरे पास रिलेशन निकल कर गया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग एंड इट्स फैक्टर रिंग, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, रिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। चलिए देखते हैं थ्योरम में, बेसिकली इफ आर प्लस डॉट बी एनी इंटीग्रल डोमेन और फील्ड देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर आइदर 0 और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर आइदर प्राइम, मतलब या तो 0 होगी या प्राइम नंबर होगी। कैसे, चलो मान लेते हैं कि 0 नहीं है, मान लेते हैं 0 नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ आपकी के होगी, मान लेते हैं के है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक के है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वॉट एवर एलिमेंट यू चूज इनसाइड के डॉट ए इक्वल टू 0। अगर मैं दो एलिमेंट भी कंसीडर कर लूं तो के समथिंग दिस इक्वल टू 0, क्योंकि ए डॉट भी अगेन मेंबर होगा रिंग का। अच्छा, अब देखो हमें प्राइम प्रूफ करना है, तो विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग मैं मान लेता हूं जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक मानी वो प्राइम नंबर नहीं है, माना कि के इज नॉट प्राइम, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, अगर के आपका प्राइम नहीं है, लाइक जैसे कि के इक्वल टू 6, तो इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो लाइक 2 इंटू 3, ओके, और आप कंसिडर कर सकते हो दोनों ही फैक्टर 2 एंड 3 आपके 6 से लेस है, तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। तो वी कैन ऑलवेज फाइंड अ प्राइम पी एंड क्यू जो कि डिफरेंट होंगे सच दैट के कैन बी रिटर्न एज पी इंटू क्यू, और दोनों ही पी एंड क्यू जो प्राइम है वो लेस देन के होंगे। थिंक अबाउट, इसके बारे में थिंक करिए, अगर के इज नॉट प्राइम तो वी कैन ऑलवेज उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन थी उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी इसमें, इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन दे रखा है तो विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी या तो पी ए करने पे 0 आएगा फॉर ईच ए, या क्यू ए करने पे 0 आएगा फॉर ईच बी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल टू पी आ गई और क्यू आ गई। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, वाई कॉन्ट्राडिक्शन, हमने क्या जूम करके चले थे कि कैरेक्टरिस्टिक तो आपकी क्या आ रही थी, के आ रही थी, और यहाँ पे कितनी कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, या तो पी मिल रही है क्यू मिल रही है। तो इस चीज का मतलब क्या है, जो हमारा अजम्पशन था के इज नॉट प्राइम ये गलत है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, के है, और के मस्ट बी प्राइम नंबर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड आइदर 0 और प्राइम नंबर, ओके। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है इस डेफिनेशन के रिगार्डिंग।
अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ जीरो हो जाए, अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड जीरो हो जाए तो वहां से हम बोलते हैं एफ मस्ट बी इनफाइनाइट फील्ड, एफ मस्ट बी इनफाइनाइट फील्ड। और अगर एफ इनफाइनाइट है तो हम बोलते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो है। बट ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है फॉर रिंग एंड इंटीग्रल डोमेन। दैट इज अगर आर आपकी इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है या इनफाइनाइट रिंग है तो हम ऐसा इंप्लाई नहीं कर सकते उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा। बट ये फील्ड के लिए ऑलवेज ट्रू होता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? देखो अभी हमने क्या करा, किसी की फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगी या प्राइम नंबर होगी। ठीक है, वो प्राइम नंबर तब होगी जब आपका फील्ड फाइनाइट होगा, जैसे कि लाइक Z7, Z2, Z3। ओके चलो, अब यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? अब कैरेक्टरिस्टिक जीरो हो गई या एफ आपका इनफाइनाइट फील्ड हो गया तो ऑर्डर ऑफ वन वहां पे कितना होगा? मस्ट बी इनफाइनाइट। और ऑर्डर ऑफ वन मस्ट बी इनफाइनाइट, इट मींस व्हाट? उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपकी जीरो होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों ट्रू नहीं है रिंग के लिए, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? क्यों नहीं है? मैं एक रिंग कंसीडर कर रहा हूँ Z2X, Z2 फील्ड है। तो जो मैंने रिंग बनाई, हमने एक स्टेटमेंट लिखाया था इफ R इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल लिंक होती है वो भी मस्ट बी इंटीग्रल डोमेन होती है। तो यहाँ पे Z2 फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगा, तो Z2X जो भी है ये आपका इंटीग्रल डोमेन तो है। ठीक है, अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ से AI आपके Z2 से आ रहे हैं एन आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है। यानी कि यहाँ पे कितने पॉलिनोमियल आप बना सकते हो? ये बेसिकली पॉलिनोमियल का सेट है जिसके कोफिशिएंट Z2 से आ रहे हैं और n नेचुरल नंबर है। तो यानी कि इसमें कितने पॉलिनोमियल? इनफाइनाइट पॉलिनोमियल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड वट एवर एफ एक्स इन साइड आर, अगर मैं 2 इंटू एफ एक्स करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर कितना आ जाएगा? 2। वाई? बिकॉज यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 2 भी है, उसका खासकर ध्यान रखना है। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर शुड बी 0। तो 0 की किसी भी फंक्शन या पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे तो वो 0 आ रहा, तो यानी कैरेक्टरिस्टिक 2 आ रही। इवन आपके पास रिंग और फील्ड ये क्या है? इनफाइनाइट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, बट फील्ड के लिए दोनों साइड से ट्रू है, बट ये रिंग और फील्ड के लिए वन साइडेड ट्रू है। एक साइडेड तो ट्रू नहीं है, उसके लिए मैंने काउंटर दे दिया आपको। ये है क्या काउंटर दिया कि आर अगर इनफाइनाइट है तो वी कांट इम्प्लाई उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा। सेकंड, अगर कैरेक्टरिस्टिक जीरो है देन आर मस्ट बी इनफाइनाइट रिंग। वाई? भाई कैरेक्टरिस्टिक जीरो होने का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक जीरो का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, there exists an element A inside R and we cannot find a least positive integer such that n into A करने पे 0 आ जाए। क्योंकि आपको ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा तभी तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी। तो यानी कि एक एलिमेंट तो ऐसा मिल रहा जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। अब अगर R फाइनाइट होती तो उसमें सारे एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकता था, उसका सारा ऑर्डर फाइनाइट होता है एलिमेंट का। बट यानी कि इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो आर मस्ट बी इनफाइनाइट रिंग। इज दैट क्लियर? तो ये इसका रीजन था। ठीक है, अब इसी के कंटिन्यूशन में लिख सकता हूं मैं इफ एफ प्लस बी डॉट बी एनी फाइनाइट रिंग, एनी फाइनाइट फील्ड और इंटीग्रल डोमेन। क्योंकि देखो इनफाइनाइट के लिए हमने देखा लास्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने वहां से कंसीडर किया कि कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होती है या प्राइम नंबर होती है। ठीक है, वो इनफाइनाइट के लिए देखा, इनफाइनाइट फील्ड के लिए देखा और इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन के लिए देखा। जो जो ऑब्जर्वेशन आए मैंने लिखा। बट अगर आपके पास फाइनाइट फील्ड दिया गया है और एवरी फाइनाइट फील्ड या एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन मस्ट बी फील्ड, कोई डिफरेंट नहीं होता, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी? P आएगी। ओके, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे इसको? मैं इस स्टेटमेंट की हेल्प से प्रूव कर रहा हूँ। हम जानते हैं जो फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी होती है उसको दो डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी होती है वो ऑलवेज p टू दी पावर n टाइप की होती है। तो मतलब इसको कोई दो डिफरेंट प्राइम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको या तो इसको p ही डिवाइड करेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि इसके लिए p और q दो प्राइम आप ले आओगे इसकी कार्डिनलिटी को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, बेसिकली लीनियर अलजेब्रा में हमने डिस्कस किया था इस फैक्ट को। तो इसको प्रूव करते हैं। मान लिया कार्डिनलिटी k है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f इक्वल टू p है। तो फॉर ईच a इनसाइड f,
तो बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ये आपके पास क्या आने वाला है, 0। ठीक है, आपने कोई भी एलिमेंट पिक करा तो p इंटू ए करने पे 0 आएगा बाय डेफिनेशन, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कैरेक्टरिस्टिक p है। ओके, फॉर ईच ए इनसाइड f ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा p क्यों, क्योंकि जो फाइनाइट फील्ड है ये आपके पास क्या हो गया भाई, आपके पास ये आपके पास एबिलियन ग्रुप हो गया। और अभी देखा है हमने, अगर कैरेक्टरिस्टिक आपकी p है तो जितने भी उसमें एलिमेंट के ऑर्डर हैं वो सारे p को डिवाइड करेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इज द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। और एबिलियन ग्रुप में जो लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर एलिमेंट होता है और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो होते हैं उनके ऑर्डर उसको डिवाइड करते हैं। ओके, अब एक बात बताइए, फॉर ईच ए इनसाइड एफ ऑर्डर ऑफ वन क्या क्या हो सकता है अगर पी को डिवाइड कर रहा है, या तो वन हो सकता है, प्राइम हो सकता है, प्राइम के दो ही तो डिवाइजर्स होते हैं, या तो प्राइम वो नंबर खुद या उसको वन डिवाइड करता। अगर मैं फॉर ऑल ए इनसाइड एफ स्टार की बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ओनली पी होगा कि नहीं होगा। और इसका मतलब क्या है, पी डिवाइड कर रहा के को, पी डिवाइड कर रहा के को। Suppose if possible there exists another prime key q such that q divide cardinality of f। ठीक है, तो बाय कॉशी थ्योरम, क्योंकि f प्लस एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, तो वी कैन ऑलवेज फाइंड एलिमेंट इनसाइड f प्लस सच दैट ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू q आ जाएगा। और ये कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। कॉन्ट्राडिक्शन क्या मिला है आपको, कॉन्ट्राडिक्शन आपको ये मिल गया है, कॉन्ट्राडिक्शन आपको ये मिल गया है, अगर आपके पास p के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट q मिल गया है जो इसकी कार्डिनलिटी को डिवाइड कर रहा है, तो बाय कॉशी थ्योरम ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू q आ जाएगा। तो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक q आ जाएगी। हम अज्यूम क्या करके चले, कैरेक्टरिस्टिक p अज्यूम करके चले, तो यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, और सेकंड वन कह सकते हैं, अगर कोई भी फील्ड है आपके पास, उसकी जो कार्डिनलिटी है उसको कभी भी दो प्राइम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट प्राइम। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर f फाइनाइट फील्ड और इंटीग्रल डोमेन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक p ही होगी, p के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। ओके, एंड वी कैन से जो कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड है, फाइनाइट फील्ड है, ठीक है, उस इज नेवर डिविजिबल बाय टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। ठीक है, अब इस चीज का मैं क्या यूज करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये एनालिसिस मेरे पास है तो कोई भी फाइनाइट फील्ड है, उसकी कार्डिनलिटी ऑलवेज क्या होगी, p टू दी पावर n फॉर एनी प्राइम p। ठीक है, एंड f अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, zp क्रॉस zp क्रॉस zp क्रॉस zp, कितने टाइम्स, n टाइम्स, जितनी इसकी पावर है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कॉशी थ्योरम के अकॉर्डिंग हो रहा है। भाई एक बात देखो, अगर कार्डिनलिटी p टू दी पावर n है और हमें पता है कि कॉशी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई ग्रुप के कोई एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर्स ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो पक्का उसमें इस ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है। अब इसको मान लिया f प्लस भी तो ग्रुप है जिसकी कार्डिनलिटी ये है p टू दी पावर n। अब इसको कौन डिवाइड करेगा, वो नंबर्स ओनली p ही तो होगा भाई, वो नंबर्स ओनली p ही होगा। तो यानी कि इसमें जो एलिमेंट मिल रहे हैं वो p ही ऑर्डर के मिल रहे हैं। ठीक है, और p ऑर्डर के मिल रहे हैं और कार्डिनलिटी p टू दी पावर n है, तो यहाँ पे किसके आइसोमॉर्फिक होना है, आने वाला है zp क्रॉस zp, अब zp और कितने टाइम, n टाइम। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड प्रूफ देखना है तो डमिट फुटे में मिल जाएगा, बट बेसिक ऑब्जर्वेशन जो मैं लास्ट फैक्ट से इसको लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, इवन मोर, अगर आप f से 0 निकाल दोगे तो f स्टार अंडर सेकंड बाइनरी ऑपरेशन ये आपका साइक्लिक ग्रुप बनाता है और ये आइसोमॉर्फिक होता है z p टू दी पावर n-1। ठीक है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप बनाता है। ठीक है, प्रूफ के लिए आप डमिट फुटे देख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ पे नहीं जा रहा हूं मैं, लास्ट फैक्ट से ही इसको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ताकि एक हिंट आपको मिल जाए। ठीक है, कि और आउटलाइन जो उसका प्रूफ का है वो बेसिकली इसी फैक्ट पे है जो मैंने बताया, बस उस चीज़ को प्रॉपर आपने लिखना है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इनका मुझे डायरेक्ट यूज करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, वो कैसे होती है मैं डील करूंगा अभी। यानी कि मैंने क्या लिखा, अगर कोई भी आपके पास फाइनाइट फील्ड है और कार्डिनलिटी उसकी ये है फॉर एनी प्राइम,
तो एफ अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन एबिलियन ग्रुप होता है एंड एफ स्टार अंडर द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होता है। इसका मैं ये यूज करूंगा, ठीक है। उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन देख लेता हूं जो कि आपकी लीनियर अलजेब्रा से है, ठीक है। इन दोनों कंडीशन को एक साथ इंपोज करने पे मेरा एक फैक्ट आएगा जिस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इफ एफ प्लस बी यानी फील्ड और उसकी कार्डिनलिटी पी टू दी पावर एन है, पी कोई भी प्राइम है, एफ डैश इसका सब फील्ड है और उसकी कार्डिनलिटी पी की पावर के है, तो इनमें क्या रिलेशन है भाई, ये पूछा है। मतलब जो एन है और के है उनमें क्या रिलेशन है वो मुझे बताना है, ठीक है। तो आप लीनियर अलजेब्रा में चले जाए, हमें पता है फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड ऑलवेज वेक्टर स्पेस बनाता है, बनाता कि नहीं बनाता। लाइक आर ओवर क्यू वेक्टर स्पेस है, आर ओवर आर वेक्टर स्पेस है, सी ओवर आर वेक्टर स्पेस है। देखो अब ये एफ है और अपने सब फील्ड के अराउंड ये क्या बना रहा है, बेसिकली वेक्टर स्पेस बना रहा है। तो वही मैंने लिखा है एफ ओवर एफ डैश इज अ वेक्टर स्पेस। मान लेते हैं इसका डायमेंशन कितना है, एम है। तो कार्डिनलिटी ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होगी, क्या कार्डिनलिटी ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होती है, ठीक है। अब लीनियर अलजेब्रा में चले जाओ, अगर ये आपके पास मैंने इसको v मान लिया वेक्टर स्पेस, इसकी डायमेंशन n है, डायमेंशन m का मतलब इसकी बेसिस में m एलिमेंट है। तो फॉर ईच x बिलोंग्स टू v वी कैन राइट, मान लिया इसकी बेसिस में x1 टू xm एलिमेंट है, तो उसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं, क्योंकि वी नो दैट v जो बेसिस होगी, बेसिस सेट इसको जनरेट करेगा v को। अच्छा, और ai's जितने भी am आ रहे हैं, स्केलर्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं, और फील्ड की कार्डिनलिटी कितनी है, p टू दी पावर n। तो a1 के लिए कितनी चॉइस है, p की पावर n, a2 के लिए कितनी चॉइस है, p की पावर n, am के लिए कितनी चॉइस है, p की पावर n। और टोटल चॉइस कितनी हो गई, टोटल एलिमेंट कितने हैं, m, तो टोटल चॉइस कितनी हो गई, इनका प्रोडक्ट कर दो कितने टाइम, m टाइम। तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई वेक्टर स्पेस की, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, यानी कि p टू दी पावर m के, ठीक है। और ये इक्वल किसके आया, p टू दी पावर m n। मतलब हमने वहां पे फैक्ट लिखा था, अगर वेक्टर स्पेस है, ठीक है, उसकी कार्डिनलिटी मुझे बतानी है तो p की पावर n होती है, और जहाँ पे f की कार्डिनलिटी क्या होती है, p होती है, यानी कि एक प्राइम नंबर होती है। तो जो डायमेंशन, अगर ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी p टू दी पावर m होती है। तो m के इक्वल टू किसके आ गया, n के। और बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है, m इक्वल टू क्या आ गया, n बाई के। तो यानी कि k n को डिवाइड कर रहा है, बिकॉज हमें एक m मिल गया, ठीक है। तो रिलेशन क्या है आपका, k n को डिवाइड कर रहा, k डिवाइड्स n। यानी कि इसका फायदा क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। ये थ्योरम आपके पास क्या है, मैंने जो रिलेशन पूछा था, ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया है, व्हाट इज द रिलेशन। तो देन के बाद आप डायरेक्ट ये लिखोगे k डिवाइड्स n। अब इस चीज का मतलब क्या है, यहाँ से आपको आइडिया मिल गया सब फील्ड बनाने का। मतलब अगर कोई फील्ड है उसकी कार्डिनलिटी p टू दी पावर n है, अगर आपको सब फील्ड बनाने हैं तो सब फील्ड का ऑर्डर क्या होगा, p टू दी पावर k। कंडीशन क्या होनी चाहिए, k उस n को डिवाइड कर देना, k उसको डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि k उसको डिवाइड करना चाहिए। मैंने भी क्या बोला, अगर कोई फील्ड है जिसकी कार्डिनलिटी p टू दी पावर n है, मुझे सब फील्ड का ऑर्डर चेक करना है या उसकी कार्डिनलिटी चेक करनी है, वो p की पावर k होगी। यानी कि फील्ड मेरा p की पावर k तभी होगा जब k मेरा n को डिवाइड करे। ये थ्योरम ये बोल रही है। इन पर्टिकुलर आपको एग्जांपल दे दे, कार्डिनलिटी 3 टू दी पावर कितनी है, 4 है, तो कितने सब फील्ड यहाँ पे होंगे, सब फील्ड की कार्डिनलिटी क्या होगी, 3 टू दी पावर k होगी, और k किसको डिवाइड करना चाहिए, 4 को। यानी कि k की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो यानी कि यहाँ पे आपको कितने सब फील्ड मिल गए, एक तो आपको 3 मिल गया जिसकी कार्डिनलिटी 3 होगी, एक और सब फील्ड मिलेगा जिसकी कार्डिनलिटी 3 टू दी पावर 2 होगी, एक सब फील्ड ये मिल गया 3 टू दी पावर 4 होगी। इज दैट क्लियर। तो यानी कि आपको 3 सब फील्ड मिल गए, ये थ्योरम ये बोल रही है। और ऐसा क्वेश्चन आता है आपके गेट में, क्वेश्चन आता है। अब देखो n के बेसिकली पॉजिटिव डिविजर्स ही तो है, के जो k है आपका वो क्या है, वो नथिंग बट पॉजिटिव डिविजर्स ही तो है। और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स आपके क्या होते हैं, टाउ ऑफ n, ठीक है। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला यहां से मैं बना सकता हूं,
ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, इफ एफ प्लस बी एनी फील्ड सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड दिस एंड फॉर ऑल k डिवाइड्स m then there exists unique subfield f dash of f such that this cardinality of subfield p to the power k। यूनिक क्यों होगा, यूनिक क्यों होगा, वी नो दैट ये आपका साइक्लिक ग्रुप बनता है, ठीक है, तो जितने ऑर्डर के इसमें यूनिक ही सब साइक्लिक सब ग्रुप मिलेंगे। सबफील्ड एक तरह से अभी आपने क्या देखा, जो f है एफ स्टार डॉट, ये साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक था ना, जेड पी टू द पावर n माइनस वन के, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूनिक सबफील्ड ही मिलेंगे, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप काउंट करने का, बेसिकली वहां पे कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, वो भी फाइन होते हैं, उसको फाइन से डिवाइड करना होता है, तो फाइन से फाइन कट गया, तो वहां पे आपको वन ही तो मिलेगा, यानी कि यूनिक मिलेगा, वहीं से मैंने लिंक किया है लास्ट फैक्ट को एंड बेसिक एनालिसिस को ग्रुप थ्योरी। मतलब क्या है कि अगर फील्ड है जिसकी कार्डिनलिटी ये दी गई है, तो फॉर ईच यानी कि उसके जितने भी डिवाइजर्स होंगे उस कार्डिनलिटी का आपको यूनिक फील्ड सब फील्ड मिलेगा, और इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, पी टू दी पावर के, जो भी मैंने बोला है। अब इस चीज का मतलब क्या है कि अगर कोई भी फील्ड आपके पास दिया गया है जिसकी कार्डिनलिटी पी टू दी पावर एन है, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब फील्ड ऑफ एफ कितने होंगे, टॉ ऑफ एन होंगे, क्योंकि टॉ ऑफ एन क्या है, नंबर बेसिकली जो पॉजिटिव डिविजर्स हैं उनकी कलेक्शन है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ एन, ठीक है। और अभी हमने क्या देखा है, फॉर ईच के जो कि एन को डिवाइड करता है, तो आपको एक सबफील्ड मिलेगा इसके रेस्पेक्ट में जिसकी कार्डिनलिटी पी टू दी पावर के होगी, तो टोटल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, जितने एन के डिवाइजर्स होंगे, एन के डिवाइजर्स को किससे डिनोट करते हैं, टो एन के। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी भी नंबर ऑफ प्रॉपर सबफील्ड ऑफ एफ, प्रॉपर के लिए आपको ट्रिवियल हटा देना है, यानी कि टो ऑफ एन माइनस वन, जैसे कि गेट का क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2021, ठीक है, फील्ड दिया गया था जिसकी कार्डिनलिटी ये थी, ठीक है, और मे भी चेंज हो सकती है बट पैटर्न यही था, ये कार्डिनलिटी थी, आपको नंबर ऑफ सबफील्ड पूछा गया था, तो नंबर ऑफ सबफील्ड कितने हो जाएंगे, पी टू दी पावर एन बोले तो टाउ ऑफ एन, बी केयरफुल, टाउ ऑफ एन होते हैं जो पावर में है, ये होता है क्योंकि के पी टू दी पावर के टाइप के आपको सबफील्ड मिलेंगे और के मस्ट बी डिवाइड एन, तो कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, पूरे इसका टो निकाल देते हैं, यानी कि 3 की पावर 100 का टो निकाल देते हैं, यानी कि 3 की पावर टो 100 निकालोगे तो ये 101 आएगा, जो कि गलत आंसर है, काफ़ी मिस्टेक करते हैं, बट ऐसा नहीं है, हमें 100 का टाउ फंक्शन निकालना है, इसको ऐसे फैक्टराइजेशन कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2+1 यानी कि जो भी पावर बढ़नी है उनमें 1 ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 9 सबफील्ड आ गए। और आप फाइंड आउट भी कर सकते हो 9 सबफील्ड कौन से होंगे, 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 10, 3 to the power 20, 3 to the power 25 and 3 to the power 50 and 3 की पावर 100, ठीक है, और एक सबफील्ड आपका क्या होगा, ट्रिवियल वाला, ठीक है, तो ऐसे आपको काउंट करना है, तो ये सारे सबफील्ड होंगे जिनके पॉसिबल ऑर्डर ही हैं, और टोटल कितने हैं 9। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, टाउ ऑफ 100 माइनस 1 यानी कि 8 इसका आंसर होगा। तो कभी कभी वो पूछ लेता है प्रॉपर सब ग्रुप कितने होंगे और टोटल सब फील्ड कितने होंगे, अगर कोई फील्ड है जिसके कार्डिनलिटी फाइनाइट, ठीक है। तो गाइज ये मेरा प्रॉपर कंप्लीट एनालिसिस था बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग के ऊपर, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन देखी, कुछ रिंग के एग्जांपल्स देखे जिन्हें हमने काउंट किया, देन उसके बाद कुछ और डेफिनेशन हम लेके आए विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, एंड अगर आपका CRU हो जाए तो विद द हेल्प ऑफ यूनिटी कैसे कैरेक्टरिस्टिक को काउंट करते हैं, ठीक है। देन हमने एनालिसिस देखा फील्ड एंड सब फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, एंड देन रिंग एंड सब रिंग की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, उसके मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग एंड इसकी फैक्टर रिंग की मैंने कैरेक्टरिस्टिक को जाना, आफ्टर देन मैंने एक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक को देखा, इंटीग्रल की कैरेक्टरिस्टिक को देखा, क्या ऑब्जर्वेशन आया, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये आया वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, वहां से या तो जीरो आएगी या इनफाइनाइट या तो जीरो आएगी कैरेक्टरिस्टिक या फाइनाइट आएगी। फिर उसके बाद मैंने कुछ और ऑब्जर्वेशन किया, अगर कैरेक्टरिस्टिक जीरो है तो फील्ड इनफाइनाइट होगा, बट अगर आर इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन या फिर रिंग है तो जरूरी नहीं है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगी। एंड आफ्टर देन मैंने ये देखा अगर वो फाइनाइट फील्ड है या इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगी, दैट इज
किसी फाइनाइट फील्ड की जो कार्डिनलिटी होती है उसको दो प्राइम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने एनालिसिस देखा, अगर एफ फाइनाइट फील्ड है तो एफ अंडर फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन आपका अबिलियन ग्रुप होता है और आइसोमॉर्फिक होता है जेड पी क्रॉस जेड पी कितने टाइम्स, एन टाइम्स, जो भी पी की पावर एन में लिखा होगा। एंड एफ स्टार अंडर द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन साइक्लिक ग्रुप होता है और वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, जेड टू द पावर पी माइनस वन की। ठीक है, ओके, चलिए। एंड लास्ट मैंने देखा कि रिलेशन क्या होता है अगर फील्ड की कार्डिनलिटी p टू द पावर n है, सब फील्ड की कार्डिनलिटी p टू द पावर k है, तो n और k में क्या रिलेशन है, बेसिकली k डिवाइड्स करता है n को, तो k डिवाइड्स n को कर रहा है, वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिक सब फील्ड मिलेगा जितने उसके पॉसिबल और डिविजर्स होंगे n के। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा f स्टार अंडर द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन वो साइक्लिक ग्रुप बनाता है। इज दैट क्लियर? तो उसमें मुझे यूनिक ऑर्डर के यूनिक साइक्लिक ग्रुप मिलेंगे, यानी कि साइक्लिक सब ग्रुप मिलेंगे, यानी कि यूनिक सब फील्ड मिलेंगे। एंड आफ्टर देन मैंने एक कंबाइंड रिजल्ट बनाया कि टोटल नंबर ऑफ सब फील्ड मुझे काउंट करने हैं फाइनाइट फील्ड में जिसकी कार्डिनलिटी p टू दी पावर n है, कितने होते हैं, टाउ ऑफ n होते हैं। एंड मैं प्रॉपर की बात करूंगा तो वन उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। दिस इज द कंप्लीट कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग फील्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिकली रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, 2 से 3 लेक्चर आपके रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म पे होंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना मैक्सिमल प्राइम आइडियल। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों का आगे यूज होगा तो पहले इनको ही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा आपको। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।